बेशक कानून की सही जानकारी के लिए एक अधिवक्ता के पास जाना पड़ता है और एक अधिवक्ता से ज़्यादा सही जानकारी कानून की कोई नहीं दे सकते, लेकिन अधिवक्ता जो एक तैयार होते हैं उनसे एक पढ़ाई करनी पड़ती है। बड़ी पढ़ाई मशक्क़त के बाद 5 साल 3 साल देने के बाद एक अधिवक्ता बनकर तैयार होते हैं। जो पढ़ाई होती है उसके लिए ज़ाहिर बात है कि एक प्रोफेसर के पास जाना पड़ता है, कॉलेज में जाना पड़ता है, जहाँ से गाइड और एजुकेशन जो हासिल होती है वो प्रोफेसर से मिलती है। इस वक्त हम मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर के DAV कॉलेज के प्रोफेसर कुलदीप सिंह जी के पास में, जिनसे हम आज जानकारी लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं कि 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं, कानूनों में कुछ बदलाव हुआ है, उनके बारे में सीधी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहला क्वेश्चन सर यही रहेगा, 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं उन कानूनों में क्या क्या बदलाव हुआ है और क्या लगा? धन्यवाद सोहेल जी, आपका स्वागत है यहाँ। और जो नए कानून आए हैं 1 जुलाई 2024 से जो कानून लागू किए गए हैं, उनमें पहला जो कानून है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मानता हूँ कि वो है भारतीय न्याय संहिता 2023 एक्ट नंबर 45। दूसरा जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। तो 3 कानून, नए कानून हमारी जो मौजूदा सरकार है वो लेकर आई है। और निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है कुछ न कुछ जो न्याय व्यवस्था है उसमें एक आमूल-चूल परिवर्तन लाने की है। अगर हम बात करें, पुराना जो कानून था वो 1833 में लॉ के चार्टर के द्वारा लॉर्ड मैकाले कमीशन, और इसमें मैकलॉयड, एंडरसन और मिलेट सदस्य थे, 3 सदस्य एक अध्यक्ष थे। तो इन्होंने बड़ी मशक्क़त के बाद एक कानून बनाया था, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, और 1860 में उस कानून को लागू किया गया। लेकिन 1860 से आज 2023 तक बहुत लंबा समय, 100-150 साल का समय बीता, और इस 150 सालों में बहुत परिवर्तन यहाँ हमारे समाज में आए हैं। और कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं कि जिनके अकॉर्डिंग कानून को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि कानून जो है, लॉ एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, और उसको कहीं ना कहीं समाज और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करना पड़ता है सरकारों को। और इसी उद्देश्य से सरकार ने ये काम किया है। और इसमें कुछ नए प्रावधानों को जोड़ा गया है, कुछ अपराधों को चिन्हित करके उनको ऐड किया गया है। कुछ पुराने जो अपराध थे उनको डिलीट भी किया गया है। तो इसमें इस तरीके से एक परिवर्तन किया गया है। और लेकिन आप देखिए कि जो पुराने अपराध हैं उसमें कहीं ना कहीं मैंसरिया भी वही है, एक्टस रियस भी वही है, परिभाषाएं सेम हैं, लेकिन उनकी कुछ जगह नंबरिंग बदली गई है। कुछ नए अपराधों का सृजन किया गया है, जिनको कहीं ना कहीं हम क्रिमिनोलॉजी नामक एक विषय हम पढ़ते हैं लॉ में, उसमें हम पढ़ा करते थे, तो उनको वहाँ से लाया गया है। सर, भारतीय दंड संहिता को किस प्रकार परिवर्तित किया गया है? हाँ, देखिए, इसमें जो भारतीय दंड संहिता को परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता 2023 नामक एक एक्ट बनाया गया है। और आप देखिए कि ये मैं मानता हूँ कि एक संयोग है कि वो भी एक्ट नंबर 45 था 1860 का, और ये भी एक्ट नंबर 45 है 2023 का। वहाँ 511 धाराएँ थी, और यहाँ पर जो धाराओं की जो नंबरिंग है वो 358 तक है। 511 यहाँ 358। और जब हम पढ़ते हैं इसमें जो 2 चैप्टर नए ऐड किए गए हैं। एक जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो है एबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। इन 3 चैप्टर पहले हुआ करते थे आईपीसी में, इन 3 चैप्टर को मर्ज करके एक कर दिया गया है। एक दूसरा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, वो है ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड। इस पर बड़ा फोकस, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, और बच्चों की सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर सरकार की काफ़ी चिंता है। उसको लेकर एक नया चैप्टर 5 जोड़ा गया है। और यहाँ भी
दो, मैं जहाँ तक जानता हूँ, 2 चैप्टर, एक तो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, उसमें से कुछ पार्ट को लिया गया है, जैसे रेप है, रेप के साथ अब गैंग रेप को जोड़ दिया गया है। और साथ साथ एक नई धारा 69 आई है, जिस धारा में आजकल जो बहुत चल रहा है लिव इन रिलेशन, उसको लेकर वो धारा है। और उस धारा में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ झूठा वायदा करके और शारीरिक संबंध अगर बनते हैं तो वहाँ 69 में उसको 10, और वो संबंध बनाने के बाद वो शादी का वादा तोड़ दे, उससे मुकर जाए, तो वहाँ 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान इस नए कानून के माध्यम से किया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक चैप्टर जो ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज हुआ करता था पहली संहिता में, उसको भी यहीं मर्ज कर दिया गया है। और कुछ अन्य असोल्ट से रिलेटेड है, क्रिमिनल फोर्स से रिलेटेड है, कुछ जो ऑफेंस है उनको भी यहाँ इसमें रखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा किया गया है ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड को, और वहाँ एक जगह कंसंट्रेट करके उनको एक चैप्टर में लाने का काम किया है। इसके साथ साथ जैसे कुछ डेफिनेशन है, जैसे चाइल्ड की डेफिनेशन यहाँ एक नई जोड़ी गई है। जैसे जेंडर पहले महिला और पुरुष जेंडर में हुआ करता था, अब थर्ड जेंडर को भी नई जो संहिता है, इसका धारा 2 का क्लोज 10 है, उसमें थर्ड जेंडर को भी जेंडर की डेफिनेशन में रखा गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट की परिभाषा में रख लिया गया है। और एक जो नया प्रावधान है जिसको कई जजेज, कई मैजिस्ट्रेट अपने, यानी उसको मैं कहूँ कि उसको यूज किया जा रहा था, प्रैक्टिस में वो यूज हो रहा था, लेकिन कानून में नहीं दिखाई देता था हमें आईपीसी में, वो है कम्युनिटी सर्विस का। पनिशमेंट के मोड थे सेक्शन 53 आईपीसी में। अब जो पनिशमेंट का जो मोड है उसमें कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड कर दिया गया है। जो नई धाराएं हैं, धारा बदली है, उसमें कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो छोटे जो अपराध हैं उनमें सामुदायिक सेवा की सज़ा भी अपराधियों को दी जा सकती है। एक यहाँ चेंज हुआ है, आप देखिए कि एक नया अपराध जोड़ा गया है जिसको कहा गया ऑर्गेनाइज क्राइम और पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम। 111 और 112 जो नई संहिता है उसमें 111 और 112 में ऑर्गेनाइज क्राइम और पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम को रखा गया। ऑर्गेनाइज क्राइम को हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते थे कि भाई कुछ लोग एक समूह बनाकर, अब अगर इस संहिता में हम देखें 111 को, तो अगर एक समूह में कोई एक्सटॉर्शन करते हैं, लोग मिलकर चोरी करते हैं, लैंड ग्रैबिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ड्रग्स वगैरह, बहुत सारे अपराधों को इसमें एक जोड़ा गया है। ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि उनके ऊपर मिनिमम जो एक इस संहिता में जो अच्छी चीज़ लगी है कि यहाँ पर जो जुर्माना है, जुर्माने की रकम को बहुत बढ़ाया गया है। मिनिमम फाइन इसमें 10 लाख रुपये है। और दूसरा अगर बात करें कि पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम में यहाँ थेफ्ट है, स्नैचिंग है, चीटिंग है, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स है। तो इस तरीके के छोटे छोटे अपराधों को रखा गया है पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम में, और इनके लिए भी फाइन का और सज़ा का प्रावधान रखा गया है। एक यहाँ नया अपराध जो है वो टेररिज्म को, टेररिस्ट एक्ट अगर कोई करता है, आतंकवादी गतिविधि करता है जिससे देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी को और सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को अगर खतरा होता है, तो उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए, उनको किस तरीके से पनिश किया जाए, इस तरीके के प्रावधान सेक्शन 113 में यहाँ रखे गए। पहले इसके लिए स्पेसिफिक एक्ट हमारे पास थे, लेकिन हमने जनरल लॉ में भी हम इसको अब लेकर आए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि स्नैचिंग को, चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रही थी। देश के पोश इलाके में जाइए, वहाँ भी चेन स्नैचिंग थी। तो स्नैचिंग को रोकने के लिए, छिनैती को रोकने के लिए सेक्शन 304(2) में थेफ्ट के ठीक बाद स्नैचिंग को लेकर आए, उसको एक स्पेसिफिक ऑफेंस के रूप में यहाँ इंट्रोड्यूस किया है।
ऐसे कृत्य है जिनसे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को नुकसान पहुँचे, वो 152 के रूप में नई धारा हम लेकर आए हैं। ग्रीवियस हर्ट, एक और धारा ग्रीवियस हर्ट के केस में अगर 15 दिन तक ऐसी इंजरी हो जिसमें 15 दिन तक बेड पर रहना पड़े, उसको यानी 20 से घटाकर यहाँ 15 दिन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके के जो चेंजेज आए हैं, ये निश्चित रूप से जैसे संहिता का नाम दंड से लेकर, वो भारतीय दंड संहिता से लेकर उसको भारतीय न्याय संहिता किया गया है। तो मैं मानता हूँ कि दंड न्याय का एक माध्यम है। कहीं ना कहीं नाम में परिवर्तन करने से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए और लोगों को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो न्याय की जो भावना है वो पैदा होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। कुछ सर पुराने प्रावधानों को भी ख़त्म किया गया है। हाँ, कुछ पुराने प्रावधान हैं, जैसे कि राजद्रोह पहले 124 में हुआ करता था, एडल्ट्री है, और एक जो है अननेचुरल ऑफेंसेस, उसका एक धारा 377 थी। इन तीनों को ख़त्म किया गया है। कुछ एक जैसे शब्दावली थी, जैसे ब्रिटिश इंडिया शब्दावली हुआ करती थी, जैसे कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कुछ शब्दावली थी, उनको भी आईपीसी में ख़त्म किया गया रहा। कुछ नए कानून लागू हुए, कुछ में बदलाव हुआ, कुछ जैसा कि आपने बताया पुराने कानूनों को ख़त्म भी, प्रावधानों को ख़त्म भी कर दिया गया। क्या सर इससे भी कुछ और बेहतर हो सकता था? हाँ, निश्चित रूप से इससे बहुत बेहतर भी किया जा सकता था। जैसे आप देखिए कि एक यहाँ पर आसपास भी या पूरे देश में ही एक नए तरीके का अपराध का चलन हुआ है, वो है लुटेरी दुल्हन। अब लुटेरी दुल्हन के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। लुटेरी दुल्हन को लेकर मैं मानता हूँ कि इसमें कोई ना कोई प्रावधान अवश्य ही आना चाहिए था। दूसरा, एक और बात देखिए कि जितने ज़्यादा कानून होंगे उतने ज़्यादा लोग भ्रमित होंगे, अधिवक्ता भ्रमित होगा, जज भ्रमित होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम नया कानून बनाने जा रहे थे तो हमें इसमें जो प्रोबेशन और पैरोल के जो कानून हैं जो अलग चलते हैं, उनको भी यहीं पर समाहित कर लिया जाना चाहिए था, एक एक चैप्टर बना के। तीसरा जो है, यहाँ सामाजिक अपराधों के लिए, जैसे कि छुआछूत है, भ्रष्टाचार है, जो सामाजिक बुराई है, जाति पाति है, इनको सामाजिक अपराधों का एक नया अध्याय बनाकर इनको वहाँ शामिल कर दिया जाना चाहिए था। अब कुछ चीज़ें इनमें से, जैसे एक और चैप्टर हो सकता था आर्थिक अपराधों की श्रेणी में, कुछ चीज़ें वहाँ, कुछ जगह कुछ चीज़ें आ गई हैं लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं। लाइसेंस परमिटों का जैसे अवैध व्यापार है, खाद्य जखीरेबाजी है, मुनाफाखोरी है, काला बाजारी है, औषधियों का मिश्रण तो खैर है आज आईपीसी में, जो न्याय संहिता है नहीं उसमें भी है। तो इस तरीके से सामाजिक और आर्थिक अपराधों को लेकर भी नए अध्याय जोड़े जा सकते थे। पूरे प्रोसेस में बात की जाए आपकी राय की, तो आप क्या मानते हैं इसका कोई दूरगामी प्रभाव भी होगा? नहीं, देखिए, अब आप इसके अगर दूरगामी प्रभाव की चर्चा करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ परिवर्तन तो जैसा मैंने आपको बताए हैं, लेकिन कई जगह तो धाराएं चेंज हुई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 8 से लेके और 52A तक जो चीज़ें थी वो सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज में आ गई है। 120B कॉन्स्पिरेसी 161 में आ गया है। सेडिशन को ख़त्म कर दिया गया है। 299 कल्पेबल होमोसाइड और 300 मर्डर को 100 और 101 में ले आए हैं। जब हम 302 की बात करते थे, जो बड़ी एक धारा है, उसको 103 क्लोज 1 में ले आए हैं। ग्रीवियस हर्ट 320 से हटकर 116 में आ गया है। 326 की जगह 118 धारा आ गई है। भाई, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट की धाराएं बदली हैं। किडनैपिंग, थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रॉबरी, डकैती, मिसचीफ, इन सभी की धाराएं बदली गई हैं। कंटेंट वही है, लेकिन वो जो नई चीज़ एडिशन हुआ है वो स्वागत योग्य है। वो आज समय की आवश्यकता है। लो करने वाले जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं सर, उनके सिलेबस में बढ़ोतरी आएगी, क्या कहना चाहिए? हाँ, सिलेबस तो निश्चित रूप से चेंज होना है। हमारी जो यूजीसी है उसकी और बार काउंसिल का भी लेटर आया है, सिलेबस तो चेंज करने पड़ेंगे।
लेकिन नए वालों के लिए तो आसान है, वो नया पढ़ेंगे, लेकिन पुराने वाले जो लोग हैं जो 10-10 साल से तैयारी में है, उन पर कुछ ज़रूर विशेष फ़र्क पड़ेगा। उनको नए सिरे से इन सभी धाराओं को, कंटेंट को नहीं, धाराओं को एक बार जानना, एक बार पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ थे डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर, विधि विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने पूरी विस्तार से बताया कि नए कानूनों में क्या क्या प्रावधान आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, पुराने कौन कौन से नए परिवर्तन हुए हैं, पुराने कौन से हटा दिए गए हैं, सारी डीप जानकारी दी। और भी इस तरीके से किसी न किसी मुद्दे पर आपकी किसी न किसी चर्चा कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।